क्लास 10th कैसे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? फिज़िक्स पढ़ना अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। पता नहीं तुम लोग एक्सपीरियंस करते हो या नहीं। और मैंने तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने बनाए थे और उसका डिस्कशन आज करना है, क्योंकि उसमें मुझे कई जगह पर ये देखना है कि तुमने उस क्वेश्चन को कैसे सीखा, कैसे बढ़े उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप कि आपके पास सॉल्यूशंस रेडी हैं। जो भी आंसर आपका आया है, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू द आंसर, आई विल राइट द आंसर जस्ट टू make you ready that how you have to write your answers in your exam copy. Most of us don't realize that how to write answer in the exam copy is equally important as important is to know the answer. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। क्लास 10th टॉपिक फोर्स। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्सेस कर लिए, टेंशन कर लिया, फ्रिक्शन कर लिया, स्प्रिंग फोर्स कर लिया, कोलिजन फोर्स कर लिया। दो ऑब्जेक्ट्स अगल बगल रखे हैं और एक ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट चलने लगते हैं। वो सारा डिस्कशन, और हम लोगों ने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी किए। मैंने तुमको सिखाया कि कैसे इक्वेशन बनाई जाती है, क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ एक डेफिनेशन ही नहीं पता होनी चाहिए, उनको उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। और फिर मैंने तुम लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताया। और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में बेटा कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻ में जाती है। यानी वो वैल्यू कैपिटल जी की इतनी छोटी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तभी रियलाइज होता है जब मास बहुत ज़्यादा हो, जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, मास ऑफ सन, मास ऑफ जुपिटर। तो अब हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने तुमको दिए थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने दी थी। तो चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे। जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं उनको मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊंगी कि कैसे लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो, और उसका आंसर ऑलरेडी मैंने तुमको नोट्स में दे रखा है, तो हम लोग उसको एक बातचीत करके आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग मेनली कंसंट्रेट करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो पहला सवाल देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ आई सपोज कि आप इसका आंसर लिख चुके हैं और इसका आंसर ऑलरेडी नोट्स में पीछे है। A block is, second question, a block is placed on a table. Show force acting on the block in the diagram. It should be show forces acting on the block in the diagram and mention which force is contact force and which force is non-contact force. And let me tell you, this is very, very important for your examination, board examination, right? So let me start the answer. I'm going to show you how to write the answer. Not only know the answer, but write the answer. So, let me start with drawing the diagram first. You are asked to draw the diagram first, right? तो देखो बेटा, they are saying a block is placed on a table. So, make a table. This is answer number 2 of practice problems. Draw the, let me correct the light balance. Now I think it's better.
Now draw the table first, right? See, this is the standard way to represent your diagram. And then you are supposed to draw the block. So let me draw the block. I always use colored pens because I love to see my notes again and again. So it's not compulsory for you. If you enjoy physics, then I think you will love to represent your answers in a beautiful way. Then they are asking, draw the forces. Now the physics comes. How many forces are acting on the block? First force is, yes, gravitational force, and we will go step by step. जंप नहीं करेंगे आंसर्स पर. ध्यान से डिस्कशन को सुनना, क्योंकि ये तुम्हें मैकेनिक्स में क्लास 11th में भी काम आना है, और वहाँ पर बच्चों को रियलाइज़ कराने के लिए कि फोर्सेस के बारे में कैसे सोचो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो सबसे पहले देखो, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बना रही हूँ, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर का वेक्टर एरो से दिखाते हैं. टेल कहाँ पर है बेटा? ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर. और क्योंकि अर्थ इसे नीचे खींच रही है, तो देखो मैंने एरो नीचे की ओर बना दिया. अब ध्यान से सुनना. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, लेकिन इस फोर्स की वजह से ब्लॉक pushes the table down. Block pushes the table down, then the force of block is exerted on table. ध्यान से सुनना बात को. मुझे ब्लॉक के फोर्सेस चाहिए, तो ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन इस ग्रेविटी ने जब ब्लॉक को नीचे खींचा, तो क्या ब्लॉक टेबल को नीचे की ओर पुश नहीं करेगा? पर वो जो पुश है वो ब्लॉक का फोर्स है टेबल को, क्योंकि इसका रिएक्शन टेबल देगी. तो मैं ये फोर्स दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन ये फोर्स जो मैं दिखाने जा रही हूँ ये ब्लॉक पर नहीं लग रहा है. आपको ये चीज़ समझनी है. टेबल पर, लेट मी मेक द टेबल little broader so that I can show the force acting on the table also. ब्लॉक ने अर्थ के फोर्स को रिएक्ट, अर्थ के फोर्स की डायरेक्शन में चलना चाहा नीचे की ओर, तो वो अर्थ के फोर्स की वजह से, अपने वेट की वजह से, जो ये फोर्स है ना, ये पुश का फोर्स ये लगाता है टेबल पर बच्चा कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये फोर्स ब्लॉक पर नहीं है. इस फोर्स का ब्लॉक से कुछ लेना देना नहीं है. दिस इज फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल. और क्वेश्चन बराबर दिमाग में रखना. दे आर आस्किंग यू राइट द फोर्सेस, ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. मैं तुम्हें समझाने के लिए इस फोर्स को यहाँ पे लगा रही हूँ. ठीक. अब ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस एक्स्ट्रा पुश को पैदा किया. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक forces the block to push the table down, and table experiences force from the block, so it reacts to the block. अब ये फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, ये पिक्चर में आया. तो ब्लॉक पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. आप लिखेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखिए. आप लिखेंगे फोर्स
acting on the block ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे आंसर करना है. फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, देन कम डाउन एंड राइट फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रैकेट में वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक. और फिर दूसरा फोर्स रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन. रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल ऑन द ब्लॉक. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉर्मली उसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, और जो रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल उसको हम n से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वर्टिकली अपवर्ड जो एक्ट कर रहा है दैट इज n, और डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है दैट इज mg. एंड नाउ योर डिस्कशन एज वेल एज योर आंसर इज कंप्लीट, राइट? सो कैन यू सी द प्रॉपर वे हाउ टू राइट आंसर इन योर एग्जाम कॉपी. चलो अगला सवाल देखते हैं. Two ends of a spring balance is pulled by a force of 5 Newton. What will be reading of the spring balance? इसमें मुझे पता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. चलो हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस को देखते हैं. आई थिंक यू हैव सीन स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं कैसा दिखता है. क्या स्प्रिंग बैलेंस अगर आपने देखा हो तो वो एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग होती है और उसमें एक हैंगर होता है. इस हैंगर में ही वेट लटकाए जाते हैं और एक पॉइंटर होता है. वो पॉइंटर हमको स्केल पर रीडिंग पढ़ के बताता है. वो पॉइंटर स्केल पे ऊपर नीचे चलता है और रीडिंग पढ़ के बताता है. ये है स्प्रिंग बैलेंस. अभी नेचुरल लेंथ में है, लेकिन जब हम इस स्प्रिंग बैलेंस में कोई मास सस्पेंड करते हैं तो मास स्प्रिंग को नीचे खींचता है. ठीक है, ये मास सस्पेंडेड है और मास स्प्रिंग को नीचे खींचता है. उसकी वजह से क्या होता है कि पॉइंटर नीचे आ जाता है. स्केल पर पॉइंटर स्प्रिंग के साथ नीचे आ जाता है इस तरह से. अब जो पॉइंटर स्केल पे रीड कर रहा है, ये स्केल इस तरह से कैलिब्रेटेड रहती है कि जितना मास इस पर सस्पेंडेड है, जितना वेट सस्पेंडेड है, ये स्केल सीधे उसको पढ़ लेती है, राइट? अब इसकी थोड़ा सा फोर्स एनालिसिस करते हैं. ब्लॉक जब हमने सस्पेंड किया तो ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगा? बोलो. ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg, नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड. इस फोर्स ने ब्लॉक को, जब आपने ब्लॉक को यहाँ पे सस्पेंड किया तो इस फोर्स ने ब्लॉक को नीचे खींचना शुरू किया. ब्लॉक गिरना चाहता था लेकिन स्प्रिंग के कनेक्ट में था, तो ब्लॉक जब नीचे गिरने लगा तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने लगी. स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने लगी तो स्प्रिंग के अंदर एक दूसरा फोर्स पैदा हो गया. कौन सा? स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग. रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग तुम लोगों को बताया था
कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन होता है, जितनी लंबाई बढ़ी या कॉम्प्रेशन, जितनी लंबाई नेचुरल लेंथ से कम हुई। तो ये जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी पॉइंटर की, यानी नेचुरल लेंथ, अब पॉइंटर यहाँ आ गया है, मतलब इसको आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इतनी लंबी हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जिसकी वैल्यू क्या थी kx, वो डिपेंड करता था कि कितनी लंबी हो गई स्प्रिंग। अब जैसे जैसे मास नीचे आ रहा है, ये जो लेंथ है स्प्रिंग की ये लंबी हो रही है। तो ये फोर्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, F भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब ये kx mg के बराबर हो जाता है, कब, जब ये फोर्स mg के बराबर हो जाता है। फोर्स क्या है, kx, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि व्हेन restoring force kx becomes equal to mg, then this block comes in equilibrium। ये नीचे जाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि when restoring force which is increasing as kx, where x is extension, balances mg, block comes to rest, that is in equilibrium। ठीक बात है, ठीक है, बैलेंस हो गया, kx ने mg को बैलेंस कर लिया, ब्लॉक रुक गया। तो अब हम लोग इस पॉइंटर की रीडिंग को पढ़ते हैं और जो भी वेट होता है वो यहाँ हमें पता चल जाता है। बात समझ आ रही है सबको? लेंथ जितनी लंबी हुई उसी से k मल्टीप्लाई करके mg के बराबर हो जाता है। तो जितनी लंबी हुई लेंथ उसका k टाइम्स हमको वेट दे देता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्केल कैलिब्रेटेड रहती है और हम स्केल से mg पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं कि कितनी लेंथ बढ़ी और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था। स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा मतलब स्प्रिंग टाइट, स्प्रिंग कांस्टेंट कम मतलब स्प्रिंग लूज। तो जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही कम एक्सटेंशन में mg को बैलेंस कर लेगा ये फोर्स। तो एक्चुअली आप इंक्रीज इन लेंथ पढ़ रहे हैं स्केल पर, लेकिन k टाइम x की हेल्प से आप इस स्केल को ऐसे बनाते हैं कि हम इंक्रीज इन लेंथ के हिसाब से kx कैलिब्रेट कर देते हैं यहाँ पर, और हम kx पढ़ रहे हैं मतलब mg पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्प्रिंग इज टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस is pulled by a force of 5 Newton। टू एंड्स, दोनों एंड्स, एक्चुअली यहाँ भी दोनों एंड्स खींच रहे हैं। तुम कहोगे दोनों एंड्स कहाँ खींच रहे हैं, ब्लॉक ही तो नीचे खींच रहा है। अब जरा ध्यान दो, जब स्प्रिंग नीचे खींचती है तो क्या वो इस रिजिड सपोर्ट को नीचे खींचती है? कहो हाँ। तो स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट को नीचे खींचती है। ये क्या है? पुल ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ने सपोर्ट को नीचे खींचा तो सपोर्ट ने स्प्रिंग को ऊपर खींचा, पुल ऑफ
रिजिड सपोर्ट, जहाँ से स्प्रिंग सस्पेंडेड थी। तो अब जरा स्प्रिंग पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं ध्यान से देखो। अब मैं तुमको फिर से एक बार फोर्सेस की बहुत बारीक बातें बता रही हूँ बेटा। ये बातें आप अगर समझ लोगे तो आपकी मैकेनिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, फोकस करो। स्प्रिंग पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं सोच के बताओ। 2 लग रहे हैं। ब्लॉक स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है। ये जो स्प्रिंग में kx पैदा हो रहा है ना, ये स्प्रिंग पे लग रहा है कि ब्लॉक पे लग रहा है? ये ब्लॉक पे लग रहा है। स्प्रिंग पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? स्प्रिंग पे, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं, पुल ऑफ रिजिड सपोर्ट ऊपर की ओर। और अगर मैं स्प्रिंग पर फोर्स बनाऊं तो मैं बनाऊंगी पुल ऑफ, ये क्या है? पुल ऑफ ब्लॉक। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को खाली अकेले दिखाऊं, तो इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। ये चीज़ आपको समझनी है। एक पुल ऑफ रिजिड सपोर्ट, और दूसरा पुल ऑफ ब्लॉक। अब पुल ऑफ ब्लॉक इस स्प्रिंग को उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग x लंबी हुई और k टाइम्स मिलकर रिस्टोरिंग फोर्स Fr लगा रही है। यानी पुल ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स kx। तो mg इज kx। तो आपकी रीडिंग जो है वो क्या है? mg। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ये जो पुल है जो स्प्रिंग पर दोनों साइड से लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू है पुल ऑफ ब्लॉक इन योर क्वेश्चन इज 5 न्यूटन। तो जो पुल ऑफ ब्लॉक है वही रिस्टोरिंग फोर्स है, वही पुल ऑफ रिजिड सपोर्ट है, और उसकी वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी 5 न्यूटन। यहाँ पर तुमको थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार रीप्ले करके सुनना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बारीक है और इसे तुम्हें बार बार सुनना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा इस पूरी एनालिसिस पर, तब तुमको ये चीज़ क्लियर होगी। ये मैकेनिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये फोर्सेस का वो हिस्सा है जिस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, किस पर लग रहा है, कौन सा फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, कौन सा फोर्स रिजिड सपोर्ट पे लग रहा है और कौन सा फोर्स स्प्रिंग्स पे लग रहा है। अगर मैं एक साथ लिखूं तो ब्लॉक पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी और रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का। एक एक करके तीनों पार्टीज जो इन्वॉल्व है उन पर बात कर लेते हैं। और स्प्रिंग पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या? पुल ऑफ ब्लॉक और पुल ऑफ रिजिड सपोर्ट।
इस चीज़ को अलग से लिख रही हूँ, आप बहुत समझते हुए इसको नोट करना। और फिर तीसरी जो पार्टी इस मैकेनिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है वो है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, पुल ऑफ स्प्रिंग। अब जरा ध्यान देना, तीन ऑब्जेक्ट्स जो इस मैकेनिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है और आपस में इंटरेक्शन की वजह से उन पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि आज का ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सोचने की रिक्वायरमेंट है इस पर, तो मैं आज सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस पर सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपको बात समझ में आई कि नहीं, और अगर कहीं डाउट है तो वो भी आप बिल्कुल आराम से बिना संकोच मेरे से पूछिए। I'll be happy to make you comfortable with this miraculous subject physics. All the best बेटा, मेहनत करो, ऊंचा सपना देखो।